गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कई जो एग्रीकल्चर रूल थे उसको लाया था, और उसमें से हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ चुके थे जिसका नाम था क्या स्टूडेंट? परमानेंट सेटलमेंट। इसमें ज़मींदार को अपॉइंटेड किया जाता था कि वो लोगों से क्या करे, टैक्स ले, और टैक्स लेकर जो रिवेन्यू है वो लेकर किसको दे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये सिस्टम था कब? जो परमानेंट सेटलमेंट था तब। लेकिन जैसे जैसे इसमें कुछ कमियां आई, ठीक है ना, जैसे लगा कि ज़मींदार ज़्यादा एक्टिव हो गए, उनकी ज़्यादा वो हो रही है, मतलब इनकम हो रही है, तो ब्रिटिशों को कम इनकम हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने कई सारे रूल अलग अलग लाए। उनमें से एक और रूल है स्टूडेंट जिसका नाम है महालवारी सिस्टम। ठीक है ना? क्या नाम है स्टूडेंट? महालवारी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग देखेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे कि क्या इसके लिमिटेशन थे परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। ठीक है ना? आगे दिया है, बहुत सारी ऐसी कंपनी थे, मेनी कंपनी थी। ऑफिशियल वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू चेंज अगेन। बहुत सारी कंपनी जो थी, या कहें तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल लोग थे, वो उन्होंने कहा कि अब सिस्टम को चेंज करना चाहिए, यानी परमानेंट सेटलमेंट से उसको हटाना चाहिए और अलग से कोई नया रूल लाना चाहिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसमें से एक रूल आया जिसको बोला जाता है हम लोग महालवारी सिस्टम। इसमें क्या था स्टूडेंट कि इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न, जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट था बंगाल का, जो प्रेसिडेंसी टाउन था, मोस्ट ऑफ द एरिया इज नाउ उत्तर प्रदेश। उसका अधिकतर एरिया कहाँ पड़ता था स्टूडेंट? उत्तर प्रदेश में। एंड इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था क्या? हॉल्ट मैकेंजी। याद रखेंगे नेम, ठीक है? क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी डिवाइड द न्यू सिस्टम। उन्होंने एक न्यू सिस्टम रूल में लाया विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। और ये प्रभाव में कब हुआ, शुरू हुआ स्टूडेंट? 1822 में। किसने लाया स्टूडेंट? तो हॉल्ट मैकेंजी, जो इंग्लिश मैन था, ठीक है ना, उसने 1822 में इसको इफेक्ट डाला, यानी इसको लागू करवाया। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ क्या कि दैट द विलेज वन एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। उसे ये फील हुआ कि शायद नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जो एग्रीकल्चर है या जो विलेज है वो सबसे एक मोस्ट पावरफुल, मतलब ये कहें तो एक वैल्यू रखता है पूरे इंडियन सोसाइटी में, इज़ नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसे एक अच्छा सा संरक्षण मिलना चाहिए, एक ऐसा मतलब ये अच्छा तरीका देना चाहिए जिससे कि वो क्या हो सके, आगे डेवलप हो सके, यानी विलेज को। अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के थ्रू प्रभाव ये हुआ कि जब कलेक्टर वेंट फ्रॉम टू विलेज टू विलेज, अब उसे क्या करना था, यानी उसने उसने डायरेक्शन दिया, किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने, कि जो कलेक्टर होंगे यानी डीएम जो होंगे वो गांव टू गांव जाएंगे, यानी विलेज टू विलेज जाएंगे, इंस्पेक्टिंग करेंगे लैंड का, मेजरिंग करेंगे फील्ड का, रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। इसका सीधा सा मतलब है, कोई कलेक्टर जो उस इलाके का होगा स्टूडेंट, वो कलेक्टर जो जाएगा कहाँ पर? विलेज में। वो विलेज में जितनी भी लैंड एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जाती है उसको मेजरिंग करेगा, उसको देखेगा कि इससे कितनी क्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है ना? पहले क्या था स्टूडेंट कि जो जमींदार थे उनको देखना पड़ता था, लेकिन अब सीधा गवर्नमेंट इसमें वो कर रही है डायरेक्टली रूप से कि आप जाइए, किसको? कलेक्टर को, और गांव टू गांव सर्वे कीजिए, यानी जो विलेज है उसको सर्वे कीजिए और उसमें पता कीजिए कि कौन सा इलाका ऐसा है जहां पर कल्टीवेशन हो सकती है और कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। ये किसका काम था स्टूडेंट? कलेक्टर का। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट कि इसमें मेजरिंग करना था सारी चीज़ें। द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ इच प्लाट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट इज विलेज। उस समय जो ये शब्द का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट, महाल। महाल का मतलब होता है ब्रिटिश एरिया में उस ज़माने में महाल को बोला जाता था विलेज। क्या बोला जाता था? विलेज। ठीक है, यानी विलेज सिस्टम, सीधा सा मतलब है विलेज सिस्टम। आई बात समझ में? यानी गांव, महल का मतलब गांव। तो उस गांव को पूरा वो देखता था कलेक्टर, और उसके बाद जैसा होता था उससे रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसके बाद उसको पे करता था। आई बात समझ में? ये ऐसे सिस्टम थे। आगे दिया स्टूडेंट, दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। इसका मतलब है पीरियडिकली, मतलब जैसे जैसे समय समय चलता रहता था ये चेंज होते रहते। जाहिर सी बात है, कभी कल्टीवेशन अच्छे होंगे, कभी कल्टीवेशन अच्छे
नहीं होंगे। तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं था, जबकि रैयत ये वाला जो परमानेंट सेटलमेंट था उसकी वैल्यू जो थी कि आपको इतना देना ही है, चाहे आप क्रॉप्स हो या ना हो। लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, यानी कोई परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था। बात समझ में आई स्टूडेंट? आगे आते हैं हम लोग कि जैसे ही चेंज हुआ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू बी कंपनी, उसके बाद कंपनी को देना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे रिवेन्यू मिलता था वैसे वैसे कंपनी को देते गए। वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन को भी देना पड़ता था, ठीक है, जो गांव का मुखिया होता था, रादर देन द जमींदार। किसके बदले स्टूडेंट? जमींदार की जगह पर। पहले जो जमींदार को मिलता था अब किसको मिलेगा स्टूडेंट? तो विलेज का जो हेडमैन होगा उसको इस पूरे इलाके का जो रिवेन्यू होता था उसको दिया जाता था, उसमें से कुछ पार्ट। आई बात समझ में? आगे दिया स्टूडेंट, दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महालवारी सेटलमेंट। इसी को बोला जाता है स्टूडेंट महालवारी सेटलमेंट। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट था उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस था क्या? महालवारी सेटलमेंट, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट द मुनरो सिस्टम। इसमें देखेंगे इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, चूँकि इसको मुनरो ने प्रोविज़न में लाया था इसलिए इनको मुनरो सिस्टम बोला जाता है। लेकिन इसका ओरिजिनल जो नेम है उसको बोलते हैं रायतवाड़ी सिस्टम। रायतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था स्टूडेंट, उसको भी देखेंगे हम लोग। इन दिस ब्रिटिश टेरिटरीज, जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे साउथ में, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जो भी इनकार कर चुके थे क्या? वही चीज़ जो परमानेंट सेटलमेंट में उनको लागू हुई थी, तो वो चीज़ वो लोग नहीं अचीव करते थे। द न्यू सिस्टम, वो भी चाहते थे कि नया सिस्टम आए, दैट वाज डिवाइड केम इनटू नोन एज द रायतवाड़ी, जिसको क्या बोला गया हम लोग स्टूडेंट? रायतवाड़ी सिस्टम। यानी एक नया सिस्टम आया साउथ इंडिया में खास करके, उसको बोला गया रायतवाड़ी सिस्टम। इट वॉज ट्राई टू ऑन स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर। इसको ट्राई किया है, मतलब इसको रेगुलर में लाया गया किसके? कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा, जो रीड थे, ठीक है ना। यानी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इनका पूरा नाम था। इन सम ऑफ द एरियाज दैट वेयर टेकन बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विद द टीपू सुल्तान। यानी टीपू सुल्तान के हराने के बाद जो कंपनी को पूरा इलाका मिला था स्टूडेंट, उस पर कैसे ये लोग कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए मुनरो जो अलेक्जेंडर रीड थे उन्होंने एक सर्वे किया और उसको प्रयास किया कि शायद रैयतवाड़ी सिस्टम से इसको सुधारा जा सकता है। तो उसी को करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। उनमें से आगे दिया स्टूडेंट कि सबसिक्वेंटली डेवलप बाय द थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही रीड ने ये सारा सर्वे कर दिया, यानी इसको लागू करवा दिया, तो उसके बाद थॉमस मुनरो आए और इन्होंने इसको बढ़ाने में स्टूडेंट, इस रैयतवाड़ी सिस्टम को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा हेल्प किया, यानी अपने पूरा इम्प्रूवमेंट को इसमें लगाया, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जबकि शुरुआत कितने से थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, लेकिन इसको बढ़ाया कौन? तो थॉमस मुनरो ने। किस सिस्टम को? तो रैयतवाड़ी सिस्टम को। आगे दिया स्टूडेंट कि रीड और मुनरो को क्या फेल्ट हुआ कि इन द साउथ देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमीन। यहाँ कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसा हो कि वो पुराने ज़माने का ज़मींदार हो। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू बी मेड द डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। अब क्या था इस सेटलमेंट से कि अब जो गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश कंपनी थी वो डायरेक्टली रूप से कहाँ जाएगी स्टूडेंट? तो कंपनी के गांव के लोगों से बात, और उनसे क्या करेगी स्टूडेंट? तो अपना जितना भी इलाके का है कल्टीवेटर से उनसे कांटेक्ट करेगी, यानी जितने भी किसान खेती करने वाले हैं ना, उनसे डायरेक्टली रूप से क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी, और जो भी उनसे बनता होगा, यानी जो भी उनसे रैयतवाड़ी बनता होगा, यानी जो भी उनसे टैक्स बनता होगा, रिवेन्यू बनता होगा, वो सारी चीज़ों को खुद ही कलेक्ट करेगी, यानी पूरी तरह से डायरेक्टली हो गया। पहले सिस्टम में क्या था? जमींदार को। दूसरे सिस्टम क्या था? कलेक्टर को। और इसमें क्या था? कंपनी खुद ही जाएगी और कल्टीवेटर से कांटेक्ट करेगी, जिसको कल्टीवेटर उस ज़माने में साउथ इंडिया में क्या बोला जाता था? रैयत। इसलिए कल्टीवेटर, रैयत का मतलब कल्टीवेटर, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये पूरा मतलब डायरेक्टली रूप से जो कंपनी थी खुद ही रिवेन्यू लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। आगे देखिए स्टूडेंट कि सर्वे बिफोर द रिवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, यानी सर्वे किया जाता था कंपनी के द्वारा खुद ही कि रिवेन्यू लेने लायक है
या नहीं है, ठीक है ना, यानी पूरा वो इलाके का जहाँ भी कल्टिवेटर होते थे उनसे कांटेक्ट करके। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज द पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट अंडर द देयर चेंज। इसका मतलब क्या, मुनरो को फील्ड हुआ क्या कि ब्रिटिश जो थे उन्हें चाहिए थे क्या, एक ऐसा कानून जो पैटर्नल फादर फिगर्स, जो पुराने ज़माने से उनको चला आ रहा है उनके अकॉर्डिंग, जो कल्टिवेटर से उसके अकॉर्डिंग उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए रायत को, यानी जो किसान थे, अंडर देयर चार्ज, एक चार्ज के थ्रू। यानी ये कहा जाए कि शायद आप इतना काम करेंगे तो आप अपने ही सिस्टम से काम कीजिए जो आप अपने फादर के ज़माने से यानी अपने पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन एक चार्ज के थ्रू कीजिएगा जो हम लोग इम्प्रूव करेंगे उसको। आई बात समझ, किसने कहा स्टूडेंट, तो अंग्रेज़ों ने, यानी जो रीड और मुनरो ने किया था, ठीक है ना। आगे हम लोग स्टूडेंट कल पढ़ेंगे कि यूरोप में क्रॉप्स को कैसे सारी चीज़ें बढ़ती चली गई उसके बारे में, और इंडिया में कैसे क्रॉप्स को मोटिवेशन मिला, उनके बारे में क्या क्या परेशानियां हुई कल्टीवेटर्स को, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।